स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा आंग्ल मराठा संघर्ष। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित हैं? इनमें सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध का काल था 1767 से 1769 का। 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर, सही है। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सही है। 1845-46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये गलत है। तो 2 और 3 जो है ये स्टेटमेंट सही हैं, ये मिलान सही है। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? क्या था प्रमुख कारण? मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, इसके कारण आंग्ल मराठा युद्ध हुए, ये भी दूसरा वाला। सालबाई की संधि किसकी समाप्ति हुई? सालबाई की संधि से कौन से युद्ध की समाप्ति हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है सालबाई संधि के द्वारा। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र कहा था? कागज का टुकड़ा मात्र मानता था ये किस संधि को? ये संधि थी पुरंदर की संधि, जो मराठों के साथ हुई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठाओं ने सर्वाधिक विरोध किया। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय ने। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्न संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बेसीन की संधि। निम्नलिखित कूट से संधियों के सही कालानुक्रम बताएं। सबसे पहले कौन होता है और सबसे आखिरी में कौन होता है? तो सबसे पहले होती है बसीन की संधि, बेसीन की संधि, इसके बाद देवगांव की संधि और इसके बाद अर्जुन गांव की संधि। 3, 2, 1, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया था? कौन सा शर्त था वेलेजली का इसमें? ऑप्शन ए है उसके मरणोपरांत, पेशवा का पद समाप्त करने पर। ऑप्शन बी है गुप्त रूप से 15 लाख रुपए प्राप्त होने पर। ऑप्शन सी है उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर। ऑप्शन सी जो है यही उसका शर्त था, ये सत्य है। वेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को इसी शर्त पर मदद करना तय किया कि अगर वो सहायक संधि को स्वीकार करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया? कौन सा? तो सही ऑप्शन है हमारा नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ये इसलिए। और तीसरा स्टेटमेंट जो है पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, इसलिए उनके पेंशन को नामंजूर किया गया। 1 और 3 सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? बेसिन की संधि के कारण से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है किससे? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है। 1775 से 1782 के मध्य आंग्ल मराठा युद्ध का निम्न में से कौन सा एक परिणाम था? कौन सा परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, ये इसका परिणाम था। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा नहीं, आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, ये तो गलत है, चतुर्थ में होती है। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। अब बताना इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल तीसरा कथन जो है वो सही है। इसमें पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये दोनों गलत हैं। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? क्या था? बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, ये इसका प्रतिफल हुआ। निम्न में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? गलत है। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? पहला है इसमें 11 उपबंध थे, सही है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ, ये भी सही है।
इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउदौला को दे दिया गया। सही है। युद्ध के हर जाने के रूप में सुजाउदौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। ये गलत है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। ये स्टेटमेंट गलत है। यही पूछा गया है ऊपर आपसे कि 1765 की जो इलाहाबाद संधि है इसके विषय में कौन सा असत्य कथन है। गलत है। ऑप्शन डी। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। सत्य है। दूसरा है, मुगल सम्राट के एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त थी। 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया। और चौथा है, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। यही जो है वो गलत स्टेटमेंट है इसमें, ऑप्शन डी। बाकी अन्य तीनों स्टेटमेंट जो हैं 1, 2 और 3 ये तीनों जो हैं सही हैं। ए बी सी तीनों सही हैं। डी जो है वो कथन सही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्न में से घटनाओं को दिए गए घटनाओं को सही क्रम में नियोजित कीजिए। क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना, क्लाइव का भारत में पुनरागमन, निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित करना, अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना। तो कालानुक्रम में सही क्रम में इसको नियोजित करना है। सबसे पहले निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित होता है। इसके बाद सबसे पहले होता है अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना। पहले तो वो वापस जाता है अधूरा कार्य छोड़कर, फिर आता है भारत में पुनरागमन होता है उसका। सबसे पहले अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाता है 4। इसके बाद होता है क्लाइव का भारत में पुनरागमन 2। इसके बाद क्लाइव के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की जाती है 1। और लास्ट में निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित किया जाता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन पलासी के युद्ध में इसके विषय में सत्य नहीं है। 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 1775 नहीं 1757 की घटना है वो पलासी का युद्ध। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। सत्य है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। सत्य है। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। सत्य है। तो इसमें जो कथन असत्य है, जो सत्य नहीं है, वो है कि 23 जून 1775 को युद्ध आरंभ होता है। ये 1775 नहीं 1757 को होता है 23 जून। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। ये तो सत्य है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में? पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ। पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? पलासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। पलासी की लड़ाई किन किन के बीच में हुई? किन दोनों के बीच? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध लड़ा गया कब? वर्ष 1757 में। निम्न में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्रारंभ होता है पलासी के युद्ध से, जो 1757 में लड़ी गई, 23 जून को शुरू हुआ था। निम्न में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? नवीन चंद्र सेन के द्वारा यह कहा गया था। पलासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्न में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? कैसे भागा? पालकी से भागा था वो। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? मीर जाफर और राय दुर्लभ। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? पलासी का युद्ध जीता था क्लाइव ने। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध को, जो 1764 में लड़ा गया। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? शाह आलम, सुजाउदौला और मीर कासिम संयुक्त रूप से। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था उस समय? मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? मुनरो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व संस्थापित किया था? सबसे अधिक निर्णायक बक्सर का युद्ध।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? बक्सर की लड़ाई 1764। निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ। संघ में कौन कौन सम्मिलित था? दिल्ली का बादशाह शुजाउद्दौला था और मीर कासिम था। दिल्ली का बादशाह शुजाउद्दौला और मीर कासिम। निम्न में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? मीर कासिम तो था उसमें, शुजाउद्दौला भी था, शाह आलम द्वितीय भी था, मोहम्मद खां बंगस ये नहीं था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें कूट देखना है। सबसे पहले काल कोठरी की घटना होती है, इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद मीर जाफ़र की मृत्यु होती है और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए। निम्न घटनाओं को पढ़िए। बंगाल में द्वैत शासन का अंत, इलाहाबाद की संधि, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। अब घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले होता है पलासी का युद्ध 1757 में, फिर वांडीवास का युद्ध 1760 में, इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में और अंत में बंगाल में द्वैत शासन का अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुई उनमें कौन कौन मित्र थे आपस में? इसमें मित्र थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर जाफ़र। निम्न का सही अनुक्रम क्या है? दीवानों का अधिकार प्राप्त करना, बक्सर का युद्ध होना, पलासी का युद्ध होना, ब्लैक होल ट्रेजेडी होना। तो सबसे पहले इनमें क्या होता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, इसके बाद पलासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और उसके बाद दीवानों का अधिकार प्राप्त करना। ऑप्शन डी सही उत्तर है हमारा। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना था? कौन से देश का? रूस का। ऑप्शन डी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी के अधिकार दिए गए थे? ये लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? 12 अगस्त 1765 को। निम्न में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की घोषणा के साथ, या 1757 में पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र की संधि, जो संधि हुई मीर जाफ़र से उससे, या 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफ़र की संधि, या फरवरी 1765 में निज़ाम उद्दौला से हुई संधि। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही उत्तर है, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की शाही घोषणा के कारण। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? ये हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ संधि। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? अवध के नवाब से प्राप्त किया। निम्नांकित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? शाह आलम द्वितीय ने। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? इनमें से इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना होती है? यह दुर्घटना होती है सिराजुद्दौला के शासनकाल में। जिसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई उस शासक का नाम क्या है? सिराजुद्दौला। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर जाफ़र या मीर कासिम? तो हमारा सही उत्तर है मीर कासिम, ऑप्शन डी। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी ले गई थी। मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता से इस स्थान को स्थानांतरित किया मुंगेर में। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर होते हैं? फरवरी 1757 में। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आती है? 1700 में। वर्ष 1700 में। 1763 में कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो।
निम्न में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? ये कथन है के.एम. पणिक्कर का। बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव को समर्पित करके। कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? झगड़े का मुख्य कारण था उनके बीच में कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन करना। निम्न में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? जेम्स ग्रांट ने विरोध किया। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था, क्या था इनमें से? कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में ये आया था। निम्न में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? सूतानाती की, कलिकता की एवं गोविंदनगर की। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंगाल के दोहरे शासन को किस शासक ने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। इनमें से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था? मीर जाफर ने, मीर कासिम और अमीन चंद्र ने इसमें भाग लिया था। ऑप्शन बी, मीर जाफर और अमीन चंद्र, मीर कासिम नहीं था उसमें। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी ने। निम्न में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? ये था मीर मदान। बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? मीर कासिम ने दिया था मिदनापुर का क्षेत्र। फरूख शेयर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी इसमें? बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ था? सेना गठन करने का, या राजस्व वसूलने का, या संधियां करने का, या निःशुल्क व्यापार करने का? तो उन्हें प्राप्त हुआ था ऑप्शन बी जो है हमारा, राजस्व वसूलने का अधिकार। मीर जाफर था, कहाँ का नवाब था मीर जाफर? बंगाल का नवाब था। ऑप्शन सी। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उनकी शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनयिक कौशल से जीता गया था। बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपस में सही हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां को बनाया था उप दीवान। 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण कौन सा था इनमें? कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार करना। पलासी के युद्ध का निम्न में से कौन सा एक कारण था? पलासी के युद्ध का कारण में से ये भी था अंग्रेजों ने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी थी, इसलिए पलासी का युद्ध हो रहा। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? 1757 वाले में इसमें तात्कालिक कारण था नवाब की बिना अनुमति या उसकी बिना जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किए जाना। निम्न कथनों पर विचार करिए। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। ये बिल्कुल सही है। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद किया। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? जॉब चारनाक अगस्त 1690 में सूतानाती में आया और उसने कलकत्ता की स्थापना की। बिल्कुल सही है, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया। ये गलत है, तो केवल एक सत्य है हमारा। 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना इसे। इसी के कारण आगे चल के 1757 में पलासी का युद्ध होता है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। कौन कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सूतानती, कलिकता और गोविंदपुर से मिलकर बना था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये कथन है जे.बी. मैकाले का। तो यह टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं देसी राज्यों
और कंपनियों के विषय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।